राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं या कार्य मानो या शक्तियां मानो, ये पूरा का पूरा एनालिटिक है, इसलिए इसको एक एक वर्ड को समझना। आप नहीं आए तो दोबारा समझ लेना मेरे से। राष्ट्रपति की शक्तियों को अपन विधायी, कार्यपालक, वित्तीय, कूटनीतिक, न्यायिक, सैनिक और आपातकालीन, इन भागों में अपन बांट सकते हैं। इन शक्तियों में सबसे पहले विधायी। विधायी का मतलब विधायिका के साथ राष्ट्रपति का क्या रिलेशन है, संसद के साथ राष्ट्रपति का क्या रिलेशन है, संसद से रिलेटेड कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। इन शक्तियों में बात करें तो सबसे पहले जो आर्टिकल 79 है वो कहता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अभिन्न यानी जिसको अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि संसद का निर्माण 3 अंगों से होता है, जिसमें एक अंग कौन है, राष्ट्रपति है, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा है। इसका मतलब राष्ट्रपति संसद का अंग हुआ। अंग हुआ तो राष्ट्रपति संसद में लोकसभा राज्यसभा के तो सत्र चलते रहते हैं, तो उसके साथ राष्ट्रपति का क्या क्या कोरिलेशन है उसमें देखो। यदि अभिन्न अंग है तो सबसे पहले हमारे संविधान में राष्ट्रपति ये कहा गया है कि संसद का जो सत्र होता है, कब बुलाया जाना है, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। सत्र आहूत यानी सत्र को बुलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सत्र बुलाने के बाद में वो सत्र चलता है। सत्र जब चलता है तो सारा का सारा उसको कब विघटित करना हो, देखो समझना दूसरी चीज़ को। सत्र को कभी कभी स्थगित कर दिया जाता है, तो कब स्थगित करना हो तो ये लोकसभा अध्यक्ष का क्षेत्र होता है या वो सभापति का क्षेत्र में आ जाता है, स्पीकर। जब सत्र चल रहा है ना उस दौरान स्पीकर के पास है, लेकिन सत्र को बुलाया किसने है, राष्ट्रपति ने। बुलाने के बाद में वो सत्र समाप्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। समाप्त को अपन बोलते हैं सत्रावसान, डिसोल्यूशन जिसको है ना, समाप्त को क्या बोलते हैं, सत्रावसान। तो संसद का सत्र बुलाने का और उसका सत्रावसान करने का दोनों काम कौन करता है, राष्ट्रपति। अब देखो आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब कोई सत्र बुलाया जाता है, आपको कोई व्यक्ति बुलाए या मैं आपको फ़ोन करके बुलाऊँ आप सभी को कि आपको आना है, तो आते ही आप मेरे को पहला क्या पूछोगे, आप मेरे को कारण पूछोगे ना। तो जो बुलाने का कारण आकर के जो कारण बताता है ना, सामान्य तो उसको अभिभाषण कहते हैं अपन। अभिभाषण, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है ना, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में क्या क्या होते हैं वो अभी देख लेते हैं, लेकिन आप वैसे याद करना चाहो तो सत्र आहूत करना, फिर उसका अभिभाषण करना, फिर सत्रावसान करना, ऐसे आप सीक्वेंस याद कर सकते हो। 2 बातें हो गई। तीसरा है लोकसभा को भंग करना। देखिए लोकसभा को भंग करने का मतलब होता है कि एक तो 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म हो गया हो लोकसभा का, या फिर दूसरी स्थिति यह आ गई हो कि जो लोकसभा है उसके पास बहुमत नहीं रहा हो। वही तो कंडीशन बन सकती, या तो 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म हो गया हो उस समय भंग करेगा, या बीच में बहुमत खत्म हो गया हो तो उस समय भंग कर सकता है। या फिर तीसरा ये भी हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री है या जो सरकार है वो ये कहेगी हम मध्यावधि या बीच में चुनाव चाहते हैं, तो बीच में वो लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दे। या तो मंत्रिपरिषद ने भंग करने की सिफारिश कर दी हो, या फिर उसका 5 साल का जो कार्य टर्म है वो खत्म हो गया हो, तब भंग कर सकता है। और या फिर क्या हो गया हो कि उसके पास विश्वास नहीं रहा हो, बहुमत नहीं रहा हो लोकसभा में सरकार के पास। ऐसी कंडीशन यदि उत्पन्न होती है तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। देखो यहाँ पे संसद लिखा है, सत्र आहूत सत्रावसान, तो संसद यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों का करेगा, लेकिन भंग किसको करेगा, लोकसभा को। राज्यसभा को क्यों नहीं, क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता, इस वजह से उसको भंग। इसके बाद में देखो राष्ट्रपति का अभिभाषण व संदेश। इससे पहले आप यहां से आर्टिकल कौन सा है, 85, 86 और 87, 3 क्रमशः है। अभिभाषण के साथ विशेष और शब्द लगाओगे तो 87 बन जाएगा, 87 बन जाएगा। अब एक फॉर्मूला है कि 11 घटा करके 100 जोड़ोगे, फिर सुनना इस बात को, कितने घटाओगे, 11, 11 घटाना उसमें और 100 जोड़ना, तो ये सारी की सारी बातें आप राज्य में ले जाओगे। वहां पे जस्ट ऐसे पढ़ोगे, विधानमंडल का सत्राहूत सत्रावसान और विधानसभा को भंग। आर्टिकल 11 घटाओ कितने बचते हैं, 74, 100 जोड़ो 174, तो ये बात कहाँ मिलेगी, 174 में। समझ में आ रहा है क्या ये बात। फिर नेक्स्ट बता रहा हूँ, पहले वो ये 86 है, इसमें 11 घटा के 100 जोड़ो, ये बात वहाँ पर सेम मिल जाएगी आपको, मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें जोड़ो, सब में आप ये प्रोसेस कर सकते हो। और इसको मैं बता देता हूँ कि 111 तक का जो आर्टिकल है, 111 कहाँ पर है,
यहाँ तक के आर्टिकल को यदि राज्य में ढूंढना चाहते हो आप तो 11 घटा के 100 जोड़ना, और इसके बाद वाले आर्टिकल को राज्य में ढूंढना चाहते हो आप तो 11 मत घटाना, फिर 10 घटाना। उसका रीजन आपको खुद को समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस आर्टिकल के पैरेलल 2 आर्टिकल है हमारे पास। विधेयकों पर अनुमति है ना, वहां पर यहाँ पर राष्ट्रपति के पास तो एक ही है कि वो किसी विधेयक पर अनुमति देगा, लेकिन राज्य में 2 है। इस वजह से 2 होने की वजह से वो 11 की जगह कितनी संख्या आ जाती है, 10 आ जाती है, क्योंकि एक तो कम होगी ना उधर से। तो आपको इतना ध्यान रखना कि जो संसद वाले या मंत्री परिषद और बहुत सारे आर्टिकल आएंगे, मैं बताऊंगा कौन कौन से, उन आर्टिकलों को यदि आपको राज्य में ढूंढना है तो आप 11 घटाइए और 100 जोड़िए। 111 के बाद ढूंढना है तो फिर 10 घटाइए और 100 जोड़ दिए। जैसे 111 के बाद में आर्टिकल है 112, 112 में है बजट केंद्र सरकार का, ठीक है। अब 112 के बाद में आप राज्य का बजट ढूंढना हो तो उसमें 10 घटाओ तो 102 और 100 जोड़ो, 202 में आपको क्या मिल जाएगा, राज्य का बजट मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना। चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं। अब यह है राष्ट्रपति का अभिभाषण व संदेश। अभिभाषण और विशेष अभिभाषण, देखो सबसे पहले देखो अभिभाषण क्या होता है। अभिभाषण में राष्ट्रपति सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, चुनौतियों आदि का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति जब संसद में जाता है, जा कर के वो एक जो भी पेज सरकार के द्वारा बना करके दिया जाता है उसको पढ़ता है। अभी थोड़े दिनों पर रामनाथ जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा कहा गया था कि इस सरकार के द्वारा ये किया गया और इस सरकार के समक्ष ये चुनौतियाँ। आपको पता हो तो अभी थोड़े दिनों पहले सत्र चला था, तब पेपर में आई थी कि सरकार ने जीएसटी का फैसला बहुत अच्छा फैसला था। सरकार ने जो डिमोनेटाइजेशन किया था वो एक देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा फैसला था। आया था ना स्टेटमेंट उनका, वो अभिभाषण का पार्ट था। उस अभिभाषण के पार्ट की एक टैगलाइन निकाली और उसका हेडलाइन बना दिया न्यूज़पेपर ने, वो अभिभाषण था। अभिभाषण क्या होता है, सबसे पहले देखो अभिभाषण मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, कैबिनेट के द्वारा तैयार किया जाता है। कैबिनेट के द्वारा तैयार किया जाता है तो उस अभिभाषण में जो लिखा हुआ होता है उसको राष्ट्रपति संसद में जाकर के पढ़ता है, ठीक है। उसको स्वयं पढ़ता है तो उसमें क्या लिखा हुआ होगा, सरकार की अपनी पॉलिसी लिखी हुई होगी, पॉलिसी का क्या फायदा हुआ है वो लिखा हुआ होगा, सरकार के समक्ष आगामी वर्षों में क्या चुनौतियां उत्पन्न होगी वो लिखी हुई होगी। क्यों? तो आपको कभी भी पूछे अभिभाषण क्या होता है, तो अभिभाषण सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, चुनौतियों का एक दस्तावेज होता है जो मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है और राष्ट्रपति संसद में उसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि अभिभाषण और विशेष अभिभाषण में अंतर क्या होता है, ये समझ लेते हैं पुनः, फिर संदेश को बाद में समझते हैं। कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं इधर वाला इधर जोड़ के समझाऊंगा क्योंकि कंटिन्यूएशन में वही आएगा। अभिभाषण तो मैंने आपको समझा दिया, जब सत्र आहूत करेंगे यानी सबको बुलाएंगे और बुलाने के बाद में राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण करेंगे। इसके बाद में देखो विशेष अभिभाषण और अभिभाषण में इतना अंतर होता है कि विशेष अभिभाषण 2 ही होते हैं। ये तो नवगठित लोकसभा का पहला, मतलब जैसे अभी मई में चुनाव होंगे, हमने अप्रैल मई में चुनाव होने के बाद में जो नई लोकसभा गठित होगी उसके बाद में उसका पहला जो सत्र होगा ना उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष का पहला, प्रत्येक वर्ष का मतलब हर साल जो पहला राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसको भी क्या बोलते हैं, बजट सत्र का अभी जो हुआ था कोविंद साहब का वो भी विशेष अभिभाषण था। 2 ही विशेष अभिभाषण होते हैं, एक तो जब लोकसभा का गठन होता है उसका पहला और एक होता है प्रत्येक वर्ष का पहला, यानी बजट सत्र का समझ लो ऐसे, वो विशेष अभिभाषण होते हैं। तो फिर नेक्स्ट बात करें कि विशेष अभिभाषण और अभिभाषण 2 अलग अलग बनाए क्यों। बात तो एक ही है कि राष्ट्रपति अभिभाषित करता है, संबोधित करता है दोनों सदनों को, तो ये इसलिए बनाए क्योंकि इन दोनों में अंतर होता है। अभिभाषण में राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकता है और अलग अलग भी संबोधित कर सकता है। मतलब आर्टिकल 86 के तहत जो अभिभाषण होगा, और ये जब अभिभाषण होगा उस समय राष्ट्रपति चाहे तो दोनों सदनों को एक साथ बुला सकता है, चाहे तो अलग अलग बुला सकता है, यानी वहाँ पे बाउंडेशन नहीं होती। लेकिन विशेष अभिभाषण में दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया जाता है, समवेत सत्र होता है वो, समवेत मतलब साथ वाला, एक साथ सत्र होता है। विशेष अभिभाषण में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि राज्यसभा को अलग से संबोधित कर दिया और लोकसभा को अलग से संबोधित कर दिया, दोनों को एक साथ संबोधित करना पड़ेगा। ये केवल ये दोनों में अंतर होता है। कोई दिक्कत है? आप इसके आगे यहीं पे ऐसे एरो बना करके लिख दो, समवेत सत्र,
संवेद को वहाँ देख लेना एक बार उसमें ना, समवेत सत्र अर्थात दोनों सत्रों को एक साथ संबोधित, या संवेद में भी वही वर्ड आता है, संवेद सत्र होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं संदेश क्या होता है राष्ट्रपति का। देखिए संदेश का मतलब ये होता है कि जब संसद का सत्र चल रहा है या नहीं चल रहा है, दोनों कंडीशन में बता रहा हूँ। चल रहा है वो समझ लो, जब संसद का सत्र चल रहा हो और उस समय राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि फला जो विधेयक है, बिल है, इस पे चर्चा होनी चाहिए जिस पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है, राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इस पे चर्चा होनी चाहिए लेकिन ये तो चर्चा कर ही नहीं रही, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद को एक संदेश भेजता है, एक प्रस्ताव, संसद को एक सूचना भेजता है, जिसको क्या कहते हैं, संदेश कहते हैं। उस सूचना के माध्यम से राष्ट्रपति संसद को अवगत करवाता है कि आप इस विधेयक पर भी चर्चा कीजिए। आगे समझो, संदेश सिर्फ इतना है कि जब चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, दोनों स्थितियों में राष्ट्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति को लगे कि अब जो सत्र होगा उसमें यह विधेयक उठाया जाना चाहिए, तो भी अग्रिम भी भेज सकता है। तो दोनों स्थितियों में संदेश राष्ट्रपति द्वारा एक ऐसी सूचना होती है जिसको वो कब भेजता है, जब उनको लगे कि इस पे चर्चा होनी चाहिए और संसद में उस पर चर्चा या तो नहीं हो रही है, या राष्ट्रपति को लगे कि आगामी सत्र में होनी चाहिए या वहाँ पे होगी नहीं, तो ऐसी स्थिति में संदेश भेजता है। दोनों आर्टिकल में कोई दिक्कत थोड़ी, ठीक है। अपन साथ साथ ये संसद में चलेंगे, फिर आ जाएंगे वापस घूम करके। फिर इसके बाद में सदस्य, और आर्टिकल में साथ इसलिए लिख रहा हूँ, आपको रीजन समझ में आ गया होगा, ये याद होते जाएंगे। सदस्यों की अर्हताओं, अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन जिसको अपन बोल सकते हैं, का निर्धारण, यानी जो हमारे संसद के जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना, अर्हता नहीं है, अनर्हता है वो, थोड़ा सा वर्ड कोई दिक्कत नहीं, अनर्हता, अनर्हता, अर्हता का मतलब तो होता है योग्यता और अनर्हता का मतलब होता है अयोग्यता, अन लगा दो इसमें, ठीक है ना। अनर्हता का निर्धारण, गिर क्या रहा, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अनर्हता का निर्धारण, इसको देखो आप, इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे जो संसद के सदस्य हैं वो दो, एक तो उनको अयोग्य घोषित कौन करता है, स्पीकर। कब, जब दल बदल कानून उन पर लागू हो। दोनों को देखना, दल बदल कानून के अलावा अन्य यदि स्थिति में वो अयोग्य पाया जा रहा है तो कौन करेगा, राष्ट्रपति। जैसे कि चुनाव के दौरान उस सदस्य ने सही सूचना नहीं दी, जैसे मान लीजिए चुनाव के दौरान उसने संपत्ति का विवरण गलत दे दिया, या पारिवारिक जो पत्नी है और पत्नी का विवरण नहीं दिया, या और कोई रीजन से यदि वो विवरण नहीं देते हैं, तो उसके बाद में फिर उन पे केस बनता है, तो उस पे अंतिम निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति। या और किसी अन्य वजह से, जो कि दल बदल के अतिरिक्त, दल बदल के अतिरिक्त वो सारी जो अयोग्यता संबंधी चीज़ें आप पढ़ोगे कि उसको 2 वर्ष का कारावास हो गया हो, ठीक है ना, या वो किसी सती प्रथा जैसे जो सामाजिक जो बुराइयां हैं उसमें संलिप्त पाया गया हो, या किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके प्रति विद्वेष में वो पाया गया हो, उसको भड़काने में उसका कोई भूमिका या रोल रहा हो, तो कोई भी ऐसा रीजन रहा हो जिस वजह से वो अयोग्य घोषित हो रहा हो, यानी जनप्रतिनिधित्व आरपी एक्ट 1951 के तहत कुछ अयोग्यताओं का निर्धारण किया गया, उनमें से किसी भी अयोग्यता के कारण उसको यदि अयोग्य घोषित किया जा रहा हो तो उसका अंतिम निर्धारण कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। अयोग्यता का निर्धारण कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन कब करेंगे, निर्वाचन आयोग की सलाह से, परामर्श के पश्चात। ये थोड़ा सा देखना, ये इस समय सबसे ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इस समय आप पेपर में डेली पढ़ रहे होंगे कि जो दल बदल कानून है ना वो निष्प्रभावी होता जा रहा है, क्योंकि दल बदल का आजकल उपयोग जो भी सत्ताधारी दल होता है वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है। कोई भी सत्ताधारी दल होता है, उस दल में यदि किसी और दल का सदस्य शामिल हो जाता है तो सत्ताधारी दल 5 साल तक उसको चला लेता है और उसमें कुछ भी नहीं संशोधन करता। जैसे कि वर्तमान में मान लीजिए यहाँ पे कांग्रेस सरकार है, कोई सी भी, जैसे सेंटर में बीजेपी सरकार है, कोई भी सरकार हो, तो उस जो सरकार सत्ता में है उस सरकार के पास मान लीजिए बहुमत का आंकड़ा कम है। अब यह बहुमत का आंकड़ा कम है तो वो 2, 4, 5 विधायकों को इधर से तोड़ के अपने में मिला लेगी, लेकिन दल बदल कानून के तहत वो दोषी हैं, दोषी है तो उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, निरस्त होनी चाहिए। अब उसके लिए वो अपील करेंगे स्पीकर को। स्पीकर के लिए सामान्यतः माना जाता है कि वो निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो स्पीकर क्या करेगा, 5 साल तक उस मामले को खींच ले जाएगा। 5 साल बाद में अयोग्य घोषित कर दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो 5 साल का टर्म तो पूरा कर लिया उन्होंने। अब क्या है, अब तो नए चुनाव होंगे तो नया आएगा, फिर क्या है,
कोई सरपंच है और वो दोषी है और 5 साल तक उसको सरकार खींच लेगी, 5 साल बाद में चुनाव के बाद में सरपंच निर्दोषी था इसलिए उसका चुनाव निरस्त किया जाता है, क्या हो जाएगा उससे? टाइम तो पूरा हो गया। तो ऐसी स्थिति के लिए जो ARC आए थे, जो ARC मैंने अब ARC बोलूँगा, आपको कल बताया था मैंने ARC यानी प्रशासनिक सुधार आयोग, इस बात को बार बार समझ लेना ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ARC पहला ARC मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित हुआ था, सेकंड ARC 2005-06 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित हुई थी। ठीक है, सेकंड ARC ने भी इसमें रिकमेंड की है इसके संदर्भ में, और इसके साथ साथ सरकारी आयोग जो कि अब की बार RS में पूछा, और पुंछी कमीशन, ये नाम सुनते रहना बार बार याद हो जाएंगे। सरकारी आयोग और पुंछी कमीशन ने भी यही कहा था कि जो अयोग्यता का जो पैमाना है उसमें या तो स्पीकर से हटा करके राष्ट्रपति के पास दे दो, वो भी दल बदल वाला भी। दूसरी बात, ये अयोग्यता का जो निर्धारण करते हैं ना, इसका टाइम पीरियड तो बनाओ, ये अपना सुझाव हो सकता है। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड ही नहीं है। अब टाइम पीरियड नहीं है तो सरकार चाहेगी तब तक अयोग्य नहीं होगा वो, तो इसका एक निश्चित टाइम पीरियड होना चाहिए, उसमें उस बात का जैसे 6 महीने के लिए कहा सरकारी आयोग ने, पुंछी आयोग, पुंछी कमीशन और सरकारी कमीशन ने कितने महीने का, 6 महीने में उसका निर्धारण कर दिया जाना चाहिए, ताकि कम से कम ये तो हो कि हाँ किसको अयोग्य करना है नहीं करना, जो भी। ये बात समझ में आ गई आपको? अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है और किसकी सलाह पे? निर्वाचन आयोग। ये 2 बातें ध्यान रखना है ना। संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन को देखते हैं अपन। तो संयुक्त अधिवेशन कब आता है? तो यहाँ पर तो इतना ही समझ लो कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन होता क्या है? तो फिर संयुक्त अधिवेशन के लिए देखो, कोई भी विधेयक होता है, अब विधेयक के लोकसभा राज्यसभा में पारित दोनों में होना चाहिए, लेकिन एक सदन ने तो उसको पारित कर दिया, दूसरा सदन क्या करता है, उसको 3 उसके पास होते हैं, या इसको आगे ही कर लेंगे संसद में चर्चा, क्योंकि ये फिर अलग से चैप्टर हो जाएगा फिर अपने आप। ठीक है, फिर अपना भावनाओं से अलग हो जाएंगे। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अभी तो इतना समझ लो। फिर विधेयकों पर अनुमति, इसको यहाँ से ले लेते हैं। विधेयकों पर अनुमति 111 में है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो देखिए उसकी प्रोसेस समझ लेते हैं अपन। इसका डस्टर, ठीक है, देखो अपन विधेयक 111 ले रहे हैं, विधेयकों पर अनुमति। विधेयकों पर अनुमति, ये विधेयक है और ये राष्ट्रपति के पास आता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति यदि इस विधेयक को स्वीकृति दे देता है, सुनना इस बात को, क्या कर देता है? स्वीकृति दे देता है, तो ये विधेयक किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्ट में, अधिनियम बन जाता है, ये एक्ट बन जाता है। ये बात तो समझ में आएगी, ठीक है। और स्वीकृति नहीं दे विधेयक को, तो किसी विधेयक का पहला है स्वीकृति दे सकता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। आप मेरे पास कोई एक एप्लीकेशन लेके आए और मेरे को कहा सर आप इस पर साइन कर दीजिए। यदि मैं साइन कर दूं तो ये प्रोसेस हो गई, लेकिन मैं 2-3 मेथड और अपना सकता हूँ। या तो आपको कह दूं कि यार मेरे पास रख दे, मैं आज पढ़ूंगा देखूंगा तो फिर मेरे से बात कर लेना, ले जाना, पर एक बार मेरे पास छोड़ जा, अपने पास रखवा सकता हूँ मैं। या मैं क्या करूँगा कि जो एप्लीकेशन है उसमें मुझे लगा कि यहाँ कुछ आपने सही नहीं लिखा, मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ें मैं काट दूंगा और आपको कहूँगा कि ये आप सही करके लाओ, आपको वापस दे दूंगा। भाई 2 ही तो चीज़ है। मेरे पास जो रख लूँगा ना उसको पॉकेट वीटो बोलते हैं, जेबी वीटो। वीटो यानी क्या होता है? रोकना, ठीक है। तो मेरे पास जो रखूँगा उसको मैं पॉकेट वीटो बोलूँगा, लेकिन आपको वापस लौटाऊँगा ना उसको विलंबकारी वीटो बोलते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटाना। तो कोई भी विधेयक, बात समझ में आ गई ना, कि कोई भी एप्लीकेशन मेरे पास आती है, उसको यहाँ से सोच और के वैसे सोच लो आप, कि कोई भी एप्लीकेशन यदि मेरे पास आती है तो मैं उस एप्लीकेशन को या तो स्वीकार कर लूँगा, साइन करके दे दूँगा, तो वो पहला प्रोसेस हो गई। सेकंड, उस एप्लीकेशन को मैं अपने पास रख लूँगा, अपने पास, है ना, रख लेना।
ये लो, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलेंगे कौन सा, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। इस पे न तो मैं ये कह रहा हूँ कि करूँगा, न मैं ये कह रहा हूँ नहीं करूँगा, मैं इस पे क्या बोलूँगा, देखता हूँ। ऐसे ही तो बोलूँगा ठीक है मेरे पास छोटा देखता हूँ, फिर आपको हो गया नहीं कि क्या बताओ आप करोगे या नहीं, अरे देखता हूँ यार, रख तो जा, देखते हैं बाद में, यही तो बोलूँगा। तो सेकंड वाला हो गया, अपने पास यदि रख लेता है ना तो उसको जेबी वीटो बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड में क्या होता है, वापस लौटाना, या इसको वापस की जगह अपन लिख सकते हैं पुनर्विचार के लिए लौटाना, ठीक है। थर्ड में क्या है, पुनर्विचार के लिए लौटाना, इसको बोलते हैं अपन विलंबकारी वीटो। क्या बोलते हैं, विलंबकारी वीटो। भाई इसमें मना नहीं कर रहा हो, इसमें केवल विलंब कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस एप्लीकेशन को दोबारा टाइप करा के लाओ और इस प्रकार से करा के लाओ, तो मैं 1 दिन विलंब कर दिया, 2 दिन विलंब कर दिया, तो विलंबकारी वीटो। पुनर्विचार के पश्चात आप मेरे पास लेके आओगे तो क्या फिर लौटा सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि नैतिकता रूप से मैं ही सोचूंगा कि यार मैंने ही तो कहा था कि ये चेंज करना है, अब ये लेके आ गए, अब मैं कैसे मना करूँ इनको। तो यहाँ पर भी स्थिति यही है कि विलंबकारी वीटो जो होता है ना, उसमें पुनर्विचार के, ये अपन मंत्रिपरिषद में और पढ़ेंगे, ठीक है। तो पुनर्विचार के लिए लौटाना, पुनर्विचार के पश्चात यदि दोबारा आ जाता है तो राष्ट्रपति को फिर उस पर सिग्नेचर करना पड़ता है, बाध्यकारी होता है। लेकिन आपको एक और बता दूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि राष्ट्रपति कब सिग्नेचर करेगा, टाइम पीरियड नहीं है। ये सबसे मतलब इसकी भी आलोचना होती है कि टाइम पीरियड होना चाहिए। बिल्कुल अपने 87 में जो बैंकिंग वाला एक्ट था, ठीक है, 87 के लगभग, उसमें नहीं किया था उन्होंने, जेबी वीटो का प्रयोग कर लिया था। पर सामान्यतः आप इसका एक दूसरा पहलू और समझोगे, अभी पॉलिटी में क्या है आपको जगह जगह कन्फ्यूज होगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू और बता देता हूँ। आप राष्ट्रपति को तभी समझ पाओगे जब आर्टिकल आप 53, जो अभी मैं बताऊंगा कार्यपालक शक्तियों में यहीं पे बताऊंगा, आर्टिकल 53 के साथ साथ आर्टिकल 74 और 75 तीनों को कोरिलेट करोगे ना, तब आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या मतलब राष्ट्रपति की स्थिति समझ में आएगी। चलो तीनों को मैं यहाँ पे एक बार समझाने की दृष्टि से कोरिलेट कर देता हूँ ताकि आपको वहाँ से जो पार्ट मेरे को समझाना है। देखो 3 आर्टिकल है हमारे यहाँ पे, ये तो समझ में आ गई ना, इसको दोबारा रिपीट थोड़ी करना है मेरे को। यहाँ पे देख लो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। अब राज्य के लिए राष्ट्रपति के पास क्या होता है, तो राज्य के विधेयकों के संदर्भ में अलग बात होती है, लेकिन संसदीय जो संसद के विधेयक होते हैं वो यदि राष्ट्रपति के पास आते हैं तो ये उनके पास 3 चीज़ें होती हैं, तीनों में से कोई सा भी वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन 3 आर्टिकलों को यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं, आर्टिकल 53, 74 और 75। ये फिर मुझे वहाँ पे समझाने नहीं पड़ेंगे, केवल लिखाई दूंगा, यहाँ पे केवल समझने की दृष्टि समझ। आर्टिकल 53 कहता है कि कार्य, मैंने कहा था ना उसमें कार्य, तो समस्त कार्यपालक शक्तियाँ, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। समस्त कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है। यहाँ पर ये आप ये समझ लीजिए, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन सी व्यवस्था, संसदीय, और जिस व्यवस्था को अपनाया गया है उसके नाम में ही सर्वोच्चता होती है, संसदीय व्यवस्था नहीं संसद, यानी यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता मानी गई है, ठीक है, भारत में संसदीय व्यवस्था। और जहाँ पर भी संसदीय व्यवस्था होगी वहाँ पर 2 प्रधान आपको देखने को मिलेंगे, एक नाम मात्र का प्रधान देखने को मिलेगा, एक वास्तविक प्रधान मिलेगा। आप ये समझ लो कि हमारे घर में जो पहले वाले दादा परदादा वाले स्थितियों को सोचो, तब हम संसदीय व्यवस्था में रहते थे, आजकल हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था में रहते हैं। तब 2 घर में प्रधान होते थे, और लगभग आज भी गांव में मिलता है कि एक तो दादा होता है, एक पिताजी होते हैं। सारे काम दादाजी के नाम से होते हैं अपने घर में, बोलो, लेकिन सारे काम पिताजी करते हैं, नहीं करते क्या? तो वो संसदीय व्यवस्था ही है हमारे यहाँ पे। समस्त कार्य दादाजी के नाम से हो रहे हैं, लेकिन समस्त कार्यों का उपभोग या वास्तविकता में कर कौन रहे हैं, पिताजी कर रहे हैं। तो संसदीय व्यवस्था में समस्त कार्यपालक शक्तियां नाम की तो राष्ट्रपति में है, लेकिन उन सारी की सारी कार्यपालक शक्तियों का उपभोग मंत्रिपरिषद का हो या प्रधानमंत्री का हो, उनके द्वारा किया जाता है। चाहे घर वाली सी कंडीशन है, कार्ड में दादाजी का नाम छपेगा, श्री श्री फला जी के यहाँ पे आज वो है, लेकिन वो सारा
उस समय का क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको बुलाना, सारा का सारा पिताजी डिसाइड करेंगे, क्या बनाना है, सब कुछ उनकी डिसाइड होगा। नाम दादाजी का छिपेगा, लेकिन समझ में आ गया ना। सिग्नेचर राष्ट्रपति के होंगे पर काम सारे मंत्रिपरिषद, ये मैं कहूँ प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाएंगे। आर्टिकल 53 को पढ़ते हैं तब तो लगता है कि राष्ट्रपति सब कुछ है। देखो लैंग्वेज फिर बोल रहा हूँ, समस्त कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, मतलब सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में, और राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग स्वयं करेगा या अधीनस्थों के सहयोग से करेगा। यानी यहाँ पे कहा गया है कि वो अधीनस्थों के सहयोग से करेगा, स्वयं करेगा, मतलब पावर उसके पास है। लेकिन जो ही अपना आगे इस आर्टिकल में चलते हैं तो ये आर्टिकल उसको बदल देता है। ये कहता है कि एक मंत्री परिषद होती है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। आ गया? मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है और मंत्री परिषद की सलाह को एक बार तो लौटा सकता है। जैसे घर में ही ले लो, दादाजी वो कहें पिताजी की मैं उस दिन स्वामणी कर रहा हूँ, स्वामणी तो समझते हो ना, तो स्वामणी कर रहा हूँ मैं, तो दादाजी कहे बेटा रुक जा एक बार, क्या स्वामणी करेगा, पैसे तो है नहीं, तो दादा पिताजी के जची हुई नहीं नहीं करूँगा मैं, एक बार तो कहते हैं कि दोबारा दादाजी को पता है कि अब दोबारा कहने का कोई मतलब नहीं, इसने सोच लिया, मैं क्यों अपनी इज्जत खराब कराऊँ, ठीक है बेटा जो कर रहा है वो ठीक। तो यहाँ पर भी स्थिति है कि मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है, मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करता है कौन? राष्ट्रपति। एक बार ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के पश्चात यदि कोई सलाह देती है तो उसको मानना बाध्यकारी है राष्ट्रपति के लिए। समझ में आ गया? फिर आगे समझते हैं कि फिर मंत्री परिषद, आगे देखो मंत्री पर यहाँ पर है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, तो इसका मतलब मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। आ गया ना? मंत्री परिषद कहाँ है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तीनों आर्टिकलों को जोड़ के देखें तो ये तीनों आर्टिकल राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख बना देते हैं और मंत्री परिषद को वास्तविक प्रमुख बना देते हैं। क्यों? इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आप उसको जोड़ते हो, अब यहाँ पे आओ, पुनर्विचार के लिए लौटाना, तो राष्ट्रपति खुद तो कुछ सोच ही नहीं सकता ना, वो तो मंत्री परिषद की सलाह से ही चलता है। एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है लेकिन बाद में मानना उसको जरूरी होता है, यानी राष्ट्रपति रख नहीं सकता। अब आप कहो कि उस समय नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, 87 में जो बैंकिंग वाला था उसको उन्होंने लौटाया, उसको रख ही लिया था अपने पास और उसको वो रद्द भी हो गया था, लेकिन वो क्यों हुआ था? क्योंकि उसमें मंत्री परिषद ने सलाह दी थी कि इसको आप खत्म करो, इसलिए मंत्री परिषद ही यहाँ पर सब कुछ है। लेकिन कुछ विवेकी शक्तियाँ भी है, उनके बाद में बात करते हैं। चलो ये बात समझ में आ गई। आप इन तीन बातों को आप लिख लीजिए इसमें, ऐसे कैसे, है ना। देखो उसके बाद में वहाँ पर अपन देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है मनोनीत, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं कि 12 सदस्य तो कहाँ से मनोनीत कर, लोकसभा के लिए मनोनीत करता है जो कला साहित्य विज्ञान इस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो, और 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। एंग्लो इंडियन की परिभाषा क्या होती है? तो एंग्लो इंडियन की परिभाषा के लिए आप ये ध्यान रखो, वैसे याद कर सकते हो, याद करने के लिए राहुल गांधी जो है उनको आप थोड़ा सा दिमाग में रखना कि राहुल गांधी जी जो हैं वो एंग्लो इंडियन नहीं है, ठीक है। एंग्लो इंडियन वो होता है जिसमें माता या पिता में से एक तो यूरोप का हो और एक भारतीय हो। अब राहुल गांधी जी नहीं है, राहुल गांधी जी को दिमाग में रखना, तो राहुल गांधी जी की माता कहाँ की है? इटली यानी यूरोप की, यानी माता यूरोप की नहीं होनी चाहिए। आ गया समझ में? इनको दिमाग में रखो राहुल गांधी जी को, वरना वो डेफिनेशन याद नहीं होगी, आप माता की जगह पिता को उधर का कर दोगे और माता को इधर का कर दोगे। इसलिए इसकी सबसे सिंपल सी है कि राहुल गांधी जी को दिमाग में रखो कि वो एंग्लो इंडियन नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब पिता यूरोपियन हो और माता इंडियन हो, यूरोपियन ही हो, वही एंग्लो इंडियन का, नहीं ना बाकी नहीं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके बाद में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है 99 आर्टिकल कौन सा है? 99। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? देखिए जब भी लोकसभा, अब जैसे लोकसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होने के बाद अभी विधानसभा में भी आपने देखा होगा प्रोटेम स्पीकर को बनाया गया था, ठीक है ना। तो ऐसे क्या कहाँ पर होगा? लोकसभा में भी होगा। लोकसभा में जो ही चुनाव होंगे, चुनाव होने के बाद में लोकसभा में, क्योंकि कोई भी सदस्य होता है ना, जीतने पर सदस्य नहीं बनता, जब तक शपथ नहीं लेता तब तक उसको सदस्य नहीं माना जाता सदन का।
तो शपथ लेने के लिए अब शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है सभी को, लेकिन राष्ट्रपति इतने को एक साथ दिलाना पॉसिबल नहीं होता, तो वो क्या करता है, अपने एक प्रतिनिधि को नियुक्त कर देता है। उसी प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष होता है, और उसके ही नेतृत्व में क्या की जाती है? शपथ। सामान्यतः कभी भी आए कि लोकसभा के सदस्यों को या राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति आएगा, क्योंकि उसने अपना एक प्रतिनिधि बनाया, और प्रतिनिधि क्या कहलाता है? प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अध्यादेश। ये अध्यादेश भी अपन वहाँ पर क्या नाम उसमें देख लेंगे जब संसद पढ़ाएंगे अध्यादेश को डिटेल से। यहाँ पर इतना समझ लो कि राष्ट्रपति क्या लाता है? अध्यादेश लाता है। या फिर अध्यादेश को यहाँ खत्म कराए या वहीं पे चले, वहाँ पे ही करवा लेंगे ना। अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। अध्यादेश कब लाया जाता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। अब संसद का सत्र क्यों नहीं चल रहा हो, उसका रीजन, और संसद का सत्र नहीं चलने का जो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होगी, अध्यादेश कब लाया जाता है, उसकी अवधि क्या होती है, क्या उसको रिव्यू किया जा सकता है, उसकी चुनौती दी जा सकती है, तो सारी की सारी बातें अपन आगे देख लेंगे। अच्छा सॉरी, अच्छा मैंने इसको उल्टा लिख दिया। हाँ तो आप कर लो इसको, राज्यसभा में 12 कर लो इधर, और लोकसभा में 2। अरे लोकसभा में जो एंग्लो इधर जो राज्यसभा लोकसभा है ना, इनको चेंज कर लो आप, सॉरी मैं लिखने में, इन दोनों को चेंज कर लो आप। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखते हैं अपन कार्यपालक। नेक्स्ट आप लिखिए मेरे साथ साथ ही कार्यपालक। कार्यपालक शक्तियां, कार्यपालक शक्तियों में एक तो अपन ले सकते हैं नियुक्ति, ठीक है। दूसरा कार्यपालक शक्तियों में कुछ आयोग होते हैं जिनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कार्यपालक शक्तियों में तीसरा अपन पीएम और वर्सेज राष्ट्रपति के रिलेशन को ले लेते हैं। ये वहाँ पढ़ लो चाहे यहाँ पढ़ लो, एक ही बात है। आप पीएम में पढ़ोगे तो भी वही बात है, यहाँ पढ़ो तो यहाँ पढ़ लो, ठीक है। कार्यपालक शक्तियों को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। नियुक्तियों में किस किस की नियुक्ति करनी है तो वो एक चार्ट सा भी मैं बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये नियुक्तियाँ कि वो सारे चैप्टर आपके सिलेबस में है तो आगे पढ़ते जाओगे उनको। आयोग में भी यहाँ पे समझने का जो पार्ट है वो एक तो यहाँ पे है, और इससे पहले थोड़ा सा और है। कार्यपालक शक्तियों से पहले आप ये लिखिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। भारत में लिखिए, ये चार्ट बना लिया। इसके बाद में अब आप जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखिए। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। जहां पर दो प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र का ओब्लिक संवैधानिक प्रमुख होते हैं, तथा राज्यपाल तथा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, या मंत्रिपरिषद ही कर लो, तथा मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रमुख होती है, वास्तविक प्रमुख होती है। नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिखो। समस्त कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। समस्त कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है तथा इनका उपयोग स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से करता है, स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से करता है। आर्टिकल 53 कोष्टक में डाल दो, है ना। स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से करता है, आर्टिकल 53। (74) की भी उस लाइन को लिखा देता हूं। राष्ट्रपति, नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिपरिषद की
सलाह से कार्य करता है। तथा सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, किंतु पुनर्विचार पश्चात दी गई सलाह को मानना किंतु पुनर्विचार पश्चात दी गई सलाह को मानना बाध्यकारी है। आर्टिकल 74। ये दो बातें आप इसमें साथ साथ कर सकते हो। ठीक है। अब नियुक्तियों में एक चार्ट मेरे साथ साथ नियुक्ति आयोग का बना लो, फिर ये अपन समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए इनको शुरू करें। देखिए यहाँ पे शुरू करने वाला कुछ दिख नहीं रहा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा, आर्टिकल 75 में है। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कोई दिक्कत नहीं, यूपीएससी और आपको जेपीएससी का मतलब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो दो राज्य, जैसे एक राज्य में तो पीएससी चलते हैं, लोक सेवा आयोग जो भी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, लेकिन दो राज्य यदि ये चाहते हैं कि वहाँ पे दोनों भाई वो सोचते हैं यार ये अलग अलग होगी तो खर्चा बढ़ेगा, तो अपने एक काम करते हैं दोनों मिलकर के एक ही आयोग बना लेते हैं जो दोनों की परीक्षाओं का आयोजन कर देगा। ऐसी स्थिति यदि उत्पन्न होती है, जैसे पहले पंजाब हरियाणा के लिए भी, अब शायद अलग है या आपका कंफर्म नहीं, लेकिन पहले दोनों के लिए चंडीगढ़ में एक ही था पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, चंडीगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से। तो इस प्रकार से दो राज्य या दो से अधिक भी हो सकते हैं। यदि राज्य ये चाहें कि हमारे लिए एक ही जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल तो एक ही अलग, दोनों का एक तो हो नहीं सकता, अलग अलग होते तो उससे फिर ऊपर की अथॉरिटी के पास पावर चला जाता है। ऐसा है क्या राजस्थान में, वो इंडिया में और किसी स्टेट या शायद नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, देखना पड़ेगा एक बार, है ना। नेट पे आप सर्च मार लेना उसको कि जेपीएससी भारत में कहाँ पे है। ठीक है, तो है तो फिर मुझे बता देना, मैंने भी नहीं देखा अभी। तो ये यहाँ पे इस प्रकार जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति क्योंकि ये आरपीएससी या जैसे आरपीएससी उसकी पैरेलल ही होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होता है कि दो राज्यों की होने की वजह से फिर जब विवाद दो भाइयों में होता है तो पिताजी के पास चला जाता है, नीचे विवाद होता है तो भाइयों के पास आ जाता है। आप खुद देख लो कि जो ही सत्ता का क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ जाता है तो फिर आपको विवाद को ऊपर भेजना पड़ता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और कोई आपको लगे, जैसे आपको लगेगा भाषा अधिकारी की नियुक्ति, आप पढ़ोगे ना उसमें तो दो चार और लगे, उनको और लिख लेना, अपने लिखने में चार्ट बन जाएगा आपका पूरा। एससी 338 में है, फिर आएंगे आगे आपको एसटी 338 ए में है, ठीक है ना, और ओबीसी 338 बी में है। ये आपके जो हुआ है ये लेटेस्ट है आपका सबसे। और ये कौन सा है, 102 एक्ट है 2018, ठीक है ना। ये आपका सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है। पहले 340 में ओबीसी आयोग के गठन की बात की गई थी, लेकिन अब ओबीसी आयोग का गठन हो चुका है तो उसको रखा कहाँ गया है, 338 बी। स्पेशली ध्यान रखना, ये आपको ABCD देगा वो वहाँ पे, क्योंकि बाकी ये कुछ आयोग हैं जिनका SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग गठन OBC का कर ही दिया, ये आयोगों का गठन किया है। भाषा आयोग, अंतर्राज्य परिषद, अंतर्राज्य परिषद के आप जब ये अपना पोर्शन खत्म हो लास्ट में मेरे को एक बात याद दिलाना, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाकी बचे हुए हैं ना उनको फिर एक बार और समझाऊंगा, कहीं आप लास्ट में अपना हो जाए ना तब बताना, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें बच जाएंगी, उनको फिर मैं एक एक चैप्टर वाइज समझा दूंगा आर्टिकलों के हिसाब से। तो अंतर्राज्यीय परिषद क्या होता है, अंतर का मतलब होता है मध्य में, दो राज्यों के मध्य में, दो या दो से अधिक राज्य या केंद्र और राज्य के मध्य में यदि किसी प्रकार का उत्पन्न विवाद होता है, यदि विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के समाधान के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की बात कही गई थी। देखो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ है 1990 में। कब गठन हुआ है, 1990 में। और आर्टिकल 263 में के तहत ये बात कही गई थी, राष्ट्रपति इस प्रकार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, जो क्या करेगी, केंद्र और राज्य एवं
राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों का क्या करेगी, समाधान करने का प्रयास करेगी, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके होते हैं। और ये अंतर्राज्यीय परिषद जो है ना, अब आप जब पढ़ोगे कि केंद्र राज्य संबंधों में ये संघात्मक व्यवस्था का एक उदाहरण है। जब आप लोगों के भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण बताइए, अपन पढ़ेंगे राज्य की प्रकृति। देखो जब पॉलिटी पढ़ाते हैं तो सभी सामान्यतः, क्योंकि हो सकता है मैं भी गलत हूँ, लेकिन सब पढ़ाने वाले सभी एक्ट से शुरू करते हैं। मैं एक्टों से शुरू नहीं करता, क्योंकि एक्टों से शुरू करेंगे तो वो रटते हैं सारे, वो एक्ट निकल के आएंगे यहाँ से, प्रकृति वाले शब्द भी निकल के आएंगे। जब इनके बाद में अपन देखेंगे प्रकृति क्या है, तो खुद में खुद अपन को समझ में आ जाएगा प्रकृति तो यही है। तो ये, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दो राज्यों के संघ के बीच में जो विवाद है उनको समाधान करने का प्रयास कर रहा है। तो इसका मतलब भारतीय संविधान का एक संघात्मक लक्षण है अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद में देखते हैं पीएम और मंत्री, राष्ट्रपति और पीएम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ये सबसे, ये मानो कि ये वहां पर भी काम आएगा और यहां पर भी काम आएगा। पीएम वर्सेस कौन, राष्ट्रपति ले लेते हैं। अब एक बार इसको समझना, ये पीएम वर्सेस राष्ट्रपति पढ़ा रहा हूं, आप ये समझना कि ये सीएम वर्सेस राज्यपाल भी हो गया। और आर्टिकलों में घटाना क्या है, जोड़ना क्या है, सीख ही गए। ठीक है, यहाँ पे मैं 4 आर्टिकल ले रहा हूँ, आप प्रधानमंत्री के 74, ठीक है ना, इन दोनों के, एक तो आपका कौन सा हो गया 74, ठीक है। 74 अभी अपन ने बात कर ली, यहाँ पे फिर इसकी दोबारा बात कर लेंगे। 75 मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो नियुक्ति प्रधानमंत्री में देख लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखो 77 और यहाँ पर 78, इन 3 आर्टिकलों को यहाँ पर राष्ट्रपति के साथ ही यहाँ पे देख लेते हैं। 74 में, दोबारा बोल रहा हूँ मैं 74 को, 74 में लिखा हुआ है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, किंतु सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को मानना, ये अपन ने बात कर ली। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। यहाँ पे देखो आप, इस 74 में आप 11 घटा के 100 जोड़ोगे तो कितने आएंगे, 163। समझ में आ रहा है मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, जस्ट उधर चले जाओ। ठीक है, ऐसे घटा के सब में जोड़ सकते हो आप। 77 में जो लिखा हुआ है, 77 में ये लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति जो है, ठीक है ना, 53 में लिखा हुआ है समस्त कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर सुनना इसको, समस्त कार्यपालक शक्तियां किस में होती है, राष्ट्रपति में। 77 कहता है कि समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। दोनों वाक्य सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों है जगह अलग अलग। और मैचिंग में करवा लेगा तो मैचिंग में आपको दिक्कत आ जाएगी। वहां पे समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं 77। अब जब सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे तो राष्ट्रपति उन कार्यों के लिए कार्य आवंटन नियम बनाएगा। कार्यों का विभाजन अकेला तो कर नहीं सकता, तो कार्य आवंटन नियम बनाएगा। कार्य आवंटन नियमों के अनुसार सभी मंत्रियों के मध्य कार्यों का विभाजन करेगा। जो ये मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होता है, जो शपथ होती है, कौन से मंत्री को चिकित्सा और कौन से मंत्री को शिक्षा विभाग मिला है, तो ये जो बंटवारा जो कुछ भी होता है वो आर्टिकल किसके तहत होता है, 77 के तहत होता है। बात समझ में आ गई आपको। यानी कार्य आवंटन नियम किस आर्टिकल के तहत बनाए जाते हैं, 77 के तहत। और विभागों का बंटवारा कहाँ होता है, 70। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा था कि राज्य के मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है। उसमें दे दिया, फिर इधर से जाओ उधर 166 आ जाएगा, उसमें 164, 65, 66, 67 लगातार ही 4 दे दी। ठीक है, तो वहां क्वेश्चन आ सकता है, तो यहां तो फिर मान के ही चलो कि आ ही जाएगा लगभग। ये बात समझ में आ गई। ये जो आर्टिकल 78 है, ठीक है, ये आर्टिकल 78 हकीकत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच रिलेशन का निर्धारण करता है। 2 तो मैंने उसके साथ साथ बताई, लेकिन जो आर्टिकल 78 है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में क्या रिलेशन होता है उसका निर्धारण करता है। देखिए, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है और प्रधानमंत्री क्या है, वास्तविक प्रमुख है। काम कौन करेगा,
लेकिन रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को। ये समझ लो, यहाँ पे यही बात होगी पूरी की पूरी। अब रिपोर्ट देखा तो मैं एक बच्चे का उदाहरण ले लेता हूँ घर से। एक घर में छोटा बच्चा है, आपने उसको 1000 रुपये दिए और उसको कहा बेटा ये सामान तू मार्केट से ले आ। सुनना इसको। वो बच्चा मार्केट गया, सामान उसने खरीदा और उसके पास 50 रुपये बच गए। उसने सोचा यार 50 रुपये में चॉकलेट खा लूँ, बढ़िया रहेगा। तो उसने उसके 50 रुपये की चॉकलेट खा ली और वो सामान की लिस्ट लेकर के आ गया। अब वो सोचे कि यार अब पापा के सामने जाऊंगा, या जो भी पापा ही मान लो, उनके सामने जाऊंगा तो उनको तो पता है कि मैं क्या लेके आऊँ और वो तो 50 रुपये पूछेंगे मेरे को। तो ऐसा करता हूँ। तो दो चीज़ होती है, या तो स्वतः, पहला कर्तव्य तो उसका ये था कि वो स्वतः ही बता देता पूरी, भाई ये ऐसे अपनी जो रिपोर्ट है एक तरह से उसको दे देता पिताजी को। लेकिन उसने तो ऐसा तो नहीं किया। वो क्या कर रहा है, इधर इधर घूम रहा है कि उसके सामने नहीं जा रहा। वो देख रहा है अभी 10 बजे तो ऑफिस चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, शाम तक भूल जाएंगे, क्योंकि बच्चा तो ये सोचता है शाम तक तो भूल जाएंगे। पिताजी देख रहे हैं कि देखिए खुद ही बता दे, पहले तो वो वेट करते हैं खुद अपनी इच्छा से बता दे। शाम तक वो देख रहे हैं कि नहीं बता रहा। अब शाम को वो इधर इधर भाग रहा है तो उसको बोला था इधर आज तेरे को 1000 रुपये दिए थे, उसका क्या किया तूने? तो फिर वो बताएगा फिर इसके बाद में। तो जो पहले तो राष्ट्रपति मांगे वो स्वतः देगा, मतलब प्रधानमंत्री क्या देगा? स्वतः देगा, या फिर मांगने पे देगा। ये दो चीज़ें हैं। अब किसकी रिपोर्ट देगा? कोई चाय चीनी की तो रिपोर्ट देगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्ट किसकी देगा? जो प्रधानमंत्री काम करता है। प्रधानमंत्री दो ही तो काम करता है, ये तो विधायिका में काम करता है या कार्यपालिका में काम करता है। न्यायपालिका में तो है ही नहीं ना। तो विधायिका या कार्यपालिका, जिसको प्रशासकीय कार्य भी अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 78 है ना, इसमें 3 है, 78 1 2 और 3। अब मैं अंदर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 78 1 और 2 और 3। देखो सिंपल सा समझो कि इसमें स्वतः देगा, स्वतः रिपोर्ट करेगा, और इस पर मांगने पर रिपोर्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? अब किसकी रिपोर्ट करेगा? अपना एक साथ ही दोनों पढ़ लेते हैं। स्वतः रिपोर्ट करेगा और यहां पर मांगने पर करेगा। किसकी? तो दो कार्य हैं यहां पे। पहला प्रशासकीय, हाँ विधायी लिख दो, और दूसरा प्रशासकीय कार्य, और दूसरा विधायी कार्य। विधायी कार्य, अरे प्रशासकीय मतलब कार्यपालिका से रिलेटेड कार्य ही होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। इसको मैं लैंग्वेज में बोल देता हूँ, आप बाकी इजी वे ऐसे याद रहेगा। लैंग्वेज में सुन लो। प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को विधायी तथा प्रशासकीय कार्यों के बारे में अवगत कराएगा, संसूचित करेगा, सूचना देगा, जो भी है। कोई दिक्कत? राष्ट्रपति द्वारा विधायी, सेकंड की बोल रहा हूँ, विधायी और प्रशासकीय कार्यों के बारे में मांगी गई रिपोर्ट या सूचना प्रधानमंत्री के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। बात वही है, एक में स्वतः देगा, एक में मांगने पर देगा। लेकिन ये 78 1 और 2 में है। तीसरा और समझा देता हूँ आपको। देखो भारत में कौन सी व्यवस्था है? संसदीय है। ये बात समझ। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व आपने सुना होगा, यहां पर होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। किसके प्रति होता है? लोकसभा। अभी जस्ट पहले बताया, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अरे सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब समझो, एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया ना, तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। एक गया तो सारे गए, और एक बचा तो सारे बच गए। तो अगर एक मंत्री जैसे करप्ट है, वो दूसरा इश्यू हो जाता है। दूसरा इशू हो जाए दो तो उसको हटा दो, उसको हटा दो। तो प्रधानमंत्री शिकायत करके उसको हटवा दो। बिल्कुल ठीक है ना, वो दूसरा इश्यू हो जाता है। उसमें सर जैसे कोई मंत्री को हटाना है प्रधानमंत्री को, तो उसमें पूरा उसको किसी को भी चेंज कर सकता है वो। प्रधानमंत्री किसी को भी चेंज कर सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती है कि गठबंधन में उसकी स्थिति कैसी है, या गठबंधन नहीं है तो मतलब मेजोरिटी है क्या केवल उसी पार्टी के पास, मेजोरिटी के साथ पार्टी में उसकी स्थिति कैसी है। जैसे गठबंधन है और गठबंधन से पार्टी बनी है। अब जैसे वर्तमान में है मोदी जी की जो सरकार है, तो मोदी जी हैं, वो चाहे किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं, क्योंकि उनके, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्शन किनके नाम पे लड़े गए? इनके नाम पे, तो सबसे पावरफुल हो गए। लेकिन
मान लीजिए सरकार बन जाती है, नेक्स्ट कोई भी सरकार बन जाती है और सरकार में दो दल मिलकर के गठबंधन करते हैं, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री की स्थिति क्या हो जाती है, कमजोर होती है। आप गठबंधन सरकार पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि गठबंधन होता है तब पीएम कैसा होता है, गठबंधन नहीं होता तब पीएम कैसा होता है। और इसके साथ साथ पार्टी में कैसी स्थिति है, जनता में कैसी स्थिति है। जैसे अभी मान लीजिए बीजेपी पार्टी है और वो चाहती है भाई इनको मतलब अपन हटा दें वर्तमान पीएम को, लेकिन उनको पता है कि इनको हटा देंगे तो जनता में अपन को जो सीटें हैं वो भी नहीं मिल, मतलब कई फैक्टर काम करते हैं। मिलेंगे नहीं मिले वो एक अलग इशू है, लेकिन एक उदाहरण अपन ले सकते हैं कि कई फैक्टर यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। एक फैक्टर से काम नहीं होता, इसलिए ये आप पूरा उसको सारे वे में समझना पड़ेगा। तीसरा मैं जो बता रहा था, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। एक के डूबने पर सारे डूबते हैं, एक के तैरने पर सारे तैर जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जब अपन सभी हैं और मैं ये कहूँ कि भाई एक भी गलती करोगे ना तो सज़ा सबको मिलेगी, तो अपन बैठ के सबसे पहले यही डिसाइड करेंगे कोई भी काम करना है तो पहले सब बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि यार आप तो कर दो रही हम सब भुगते, हम क्यों भुगते भाई। तो इसलिए कोई अलग, लेकिन ऐसा कोई मंत्री ने कर दिया हो अकेले ही, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कहेगा कि आप इसको मंत्रिपरिषद में रखवाओ। नहीं आए समझ में, मतलब कोई भी काम करेंगे अपन तो सामूहिक करेंगे, लेकिन किसी अकेले ने कोई काम कर दिया हो तो अपने ऊपर मान लो राष्ट्रपति को रख लो, तो राष्ट्रपति फिर अपन को सूचित करेगा कि उस काम को तुरंत मंत्रिपरिषद की अनुमति लो, मंत्रिपरिषद में रखवाओ उस कार्य को। यानी कोई कार्य किसी मंत्री के द्वारा कर दिया गया और मंत्रिपरिषद को सूचित नहीं किया गया तो राष्ट्रपति उस कार्य को मंत्रिपरिषद में रखवाता है। ये तीसरा है, तो इसको लिख लो यहाँ पे। यदि किसी मंत्री द्वारा कोई कार्य किया जाता है और मंत्रिपरिषद में उसे नहीं रखवाया जाता, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से उसे मंत्रिपरिषद में रखवाएगा। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से उसे मंत्रिपरिषद में रखवाएगा। ये एक तरह से सामूहिक उत्तरदायित्व होता है ना। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से उसे मंत्रिपरिषद में रखवाएगा। ठीक, ये तीन बातें हो गई। अब देखो इसका क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। 2013 की जो देखो 13, 16 ये मेरे को कई बार ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन 13 की आरएस प्री में 13 का जो पेपर था ना, अब तक का सबसे अच्छा पेपर था आरएस का, सबसे एनालिटिक पेपर था। उस 13 की आरएस प्री में ये प्रश्न पूछा कि प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, कौन सा प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य नहीं है। पहला दे दिया प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को प्रशासकीय कार्यों के बारे में अवगत कराएंगे, नंबर 1 दे दिया। दूसरा दे दिया कि विधायी कार्यों के बारे में अवगत कराएंगे, दोनों का अलग कर दिया उन्होंने। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया ये दे दिया। और चौथा दे दिया प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। सारे काम सही है, योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 ही है, तो ये 3 ही लिखने थे। यही मेंस में आ जाए कि संवैधानिक कर्तव्य बताइए 50 शब्दों में। अब आप लिखो प्रधानमंत्री जननेता होता है, प्रधानमंत्री ये होता है, संसद में बैठता है, संसद का सत्र में वो करता है, तो कुछ भी नहीं आएगा। ये 3 लिखने हैं आपको, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है अपन को। आगे चले। 74 में तो पहले लिखवा दिया, 77 लिख लो आप, 77 डाल के लिख लो यहाँ पे। समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति मंत्रियों के मध्य
विभागों के बंटवारे के लिए मंत्रियों के मध्य विभागों के बंटवारे के लिए कार्य आवंटन नियम बनाते हैं। विभागों के बंटवारे के लिए कार्य आवंटन नियम बनाते हैं। तो स्वयं बनाते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पे बनाते हैं। आर्टिकल 74 को पढ़ो साथ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कार्यपालक हो गए। अब आप नेक्स्ट लिखिए वित्तीय लिखिए। राष्ट्रपति वित्तीय शक्ति है ना। वित्तीय में कुछ 2-3 पॉइंट आप लिख लीजिए। पहला, प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन। आर्टिकल लिख लो 280। प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन। सेकंड पॉइंट लिखो, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। सदस्यों की नियुक्ति, इसमें भी 280 लिख दो आर्टिकल। थर्ड पॉइंट लिखो, आकस्मिक, मैं समझा दूंगा सारे, आकस्मिक निधि का संचालन। आकस्मिक निधि का, कंटिजेंसी बोलते हैं ना, आकस्मिक निधि का संचालन। नेक्स्ट लिखो, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से रखा जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से रखा जाता है। और नेक्स्ट लिखो, प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष बजट रखवाता है। प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष क्या रखवाता है? बजट। देखो इनमें पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या बोला था अपन ने? वित्त आयोग का हर 5 सालों में एक एक मैं समझा देता हूँ। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो केंद्रीय कर हैं, केंद्रीय करों में से राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाएगा, उस हिस्से का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग करता है। और वो प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होता है, क्योंकि 5 वर्ष के बाद में कई बार प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, तो फिर वित्त आयोग देखता है कि ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। जैसे अभी 14वें वित्त आयोग ने कहा कि 42% राज्यों को दिया जाना चाहिए। इससे पहले 32 के लिए कहा था, उससे पहले 30.5 के लिए कहा था। अगला आएगा तो वो अपने हिसाब से रिकमेंड करेगा कौन सी आधार पे उनका। जैसे अभी वित्त आयोग बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जिसको अपन देखेंगे आगे। कौन से आधार पे, कौन सी 1971 की जनगणना के आधार पे कितना % दिया जाना चाहिए। अब 1971 मैंने बताया था क्यों रीजन है उसका। 1971 के बाद में अभी जो नया वित्त आयोग है उसको कहा गया कि आप 2011 की जनगणना को प्रिफर करो। तो इसको लेकर के दक्षिण के राज्यों में कितने दिन तक आंदोलन चला था उसको लेकर के, क्योंकि उन राज्यों ने कहा था कि भाई आप 11 कैसे कर सकते हो, 11 करोगे तो हम तो खत्म ही, हमें तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। 11 में ज़्यादा जनसंख्या है वो ले जाएंगे, तो पैसा तो हम कमा रहे हैं। वो कह रहे थे ना कि सारा इन्वेस्टमेंट जो हब हैं, सिलिकॉन वैली जो भी है हब, वो तो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री यहाँ पे है, हम टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं, इन्वेस्टमेंट में हम आगे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे आ रहा है। लेकिन वो जो सरकार पैसा लेके जा रही है वो उत्तर भारत में दिया जा रहा है। उत्तर भारत वाले राज्य कह रहे थे कि भाई हमने ही आपको मजदूर तो हमारे ही गए हैं ना। तो इस प्रकार से विवाद चला था, तो वित्त आयोग का गठन करता है, ये देख लो। सेकंड बात, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करता है? नियुक्ति भी की जाती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। बजट राष्ट्रपति रखवाता है, ठीक है।
बजट राष्ट्रपति रखवाता है और वित्त मंत्री क्या करता है, उसको रखता है। धन विधेयक, ये अपन संसद में देखेंगे धन विधेयक होता है क्या, लेकिन धन विधेयक, कोई भी धन विधेयक होगा वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, ठीक है। और इसके बाद में एक पॉइंट और बचता है, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का मतलब होता है, देखो 3 प्रकार की निधि होती है। एक संचित निधि, यानी भारत सरकार का सारा पैसा वहीं से खर्च होता है। आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए कौन सी निधि होती है, आकस्मिक निधि। इसका संचालन राष्ट्रपति करते, जैसे आप बाढ़ आ गई, अकाल आपदा या कुछ ऐसा स्थिति हो गई, तो उस समय संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक होती है। तो संसद की अनुमति होगी, उसके बाद में उसमें बहस होगी, तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए क्या बनाई जाती है, आकस्मिक निधि। या सरकार को कोई योजना चलाई जा रही है, अब योजना चलाई जा रही है, योजना बहुत चरम पे है, बहुत ज़्यादा उसका आउटकम आ रहा है, लेकिन योजना के लिए पैसा खत्म हो गया, तो फिर राष्ट्रपति की आकस्मिक निधि से पैसा ले लिया जाता है ताकि योजना चला सके। राष्ट्रपति उससे पैसा रिलीज कर देता है, उसमें अनुमति की जरूरत नहीं होती, संसद बैठेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होती। एक होती है लोकलेखा निधि, वो उसकी जनता मालिक होती है। आकस्मिक निधि का मालिक राष्ट्रपति मान लो, और संचित निधि का मालिक कौन है, संसद है। इस प्रकार ये 3 आपकी निधियां हैं, ठीक है। संचित निधि और आकस्मिक निधि और लोकलेखा निधि। क्या बनी जी, छोड़ो क्या, है? हाँ 7 मिनट और ले लेता हूँ ना, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, तो छोटे छोटे हैं। हाँ बोलो। संचित निधि, देखो एक तो कंटिजेंसी होती है, हाँ, ठीक है ना, और एक संचित निधि को तो, हाँ संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोकलेखा निधि, 3 नाम लिख लो। संचित, लोकलेखा निधि, संचित निधि संसद के पास होती है, स्वयं राज्य के पास होती है, ठीक है। आकस्मिक निधि जो होती है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति या राज्य में राज्यपाल के पास होती है, ठीक है। और लोकलेखा निधि जनता के पास होती है। लोकलेखा आप जो आपकी जमाई नहीं होती क्या, तो उसके लिए ऐसे थोड़ी गए कि संसद का सत्र बैठेगा तब आप निकाल सकते हो, ऐसा थोड़ी होगा कुछ, तो उसके मालिक आप स्वयं होंगे। ये 266 आर्टिकल में है संचित और लोकलेखा तो, और 267 आर्टिकल में कौन सी है, आकस्मिक। आर्टिकल लिख लेना, आगे लिख रहे हो तो, ठीक है। 266 में संचित है और 266 में कौन सी है, लोकलेखा है, लोकलेखा। और 267 में आकस्मिक कंटिजेंसी वाली आपकी है, ठीक है। अब ये 2 लाइनों के हैं, तो ये आप एक बार लिखो, कूटनीतिक शक्तियां। देखो कूटनीति का मतलब डिप्लोमेटिक जो रिलेशन होते हैं हमारे, किसी भी देश के साथ संधि, समझौते या करार जो हम करते हैं, कोई भी देश उसके साथ कोई संधि, समझौता या करार, जैसे हमारे पीएम साहब जाते हैं, पीएम साहब किसी भी देश में जाते हैं, वहाँ जाकर के वो करार करते हैं, अपन को लगता है कि 1 2 3 रिलेशन हो गया, या फिर अपन को लगता है परमाणु समझौता हो गया, वो वहाँ पे हाथ मिला लेते हैं अपन को, लेकिन हकीकत में करार पीएम के द्वारा नहीं किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के द्वारा किए। वो जो फाइल आदान प्रदान होती है ना, उस पर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के सिग्नेचर होते हैं, पीएम के नहीं होते, ठीक है। तो जो संधि, समझौते और करार जो होते हैं ना किसी भी देश, वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर ये है कि वो संधि, समझौते, करार तब तक लागू नहीं होते जब तक संसद की अनुमति नहीं मिलती है। फाइनल संसद को लेना होता है, क्योंकि व्यवस्था कौन सी है हमारी, संसदीय है, ठीक है ना। और संसदीय नहीं भी हो तो कानून बनाने के लिए संसद की आवश्यकता तो होती ही है, पहली बात। दूसरी, जो राजदूत होते हैं हमारे देश के, किसी भी देश में नियुक्त करना हो तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाएंगे। कोई भी देश में हमारे राजदूत हैं वो, और उस किसी भी देश के राजदूतों के हमारे यहाँ पे आते हैं, जैसे वो अमेरिका ने अपना राजदूत नियुक्त किया, मान लीजिए नया, वो हमारे देश में आया, तो आते ही हमारे देश में सबसे पहले वो जो नियुक्ति पत्र लाता है उसको राष्ट्रपति को सौंपता है, समझ गए ना। तो कोई भी आता है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति है, और राजदूत वहाँ पे जाते हैं तो उनके लिए भी, तो ये सिंपल सा है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो लिखो, कूटनीतिक शक्तियों में लिख दो, अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते, अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते, करार, ठीक है ना। करार लिख दो, करार भी बोलते हैं अपन इसको, संधि समझौते लिख दो, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किंतु इन्हें लागू होने करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक होती है, किंतु इन्हें लागू करने के लिए संसद की अनुमति
आवश्यक होती है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट लिखो राजदूतों की नियुक्ति। इतना लिख के छोड़ दो, राजदूतों की नियुक्ति। नेक्स्ट लिखो सैनिक। कितनी लाइन छोड़ रहे? इसमें तो कुछ नहीं छोड़ना है, वो तो चलते चलो, ये तो कोई है भी नहीं। नेक्स्ट लिखो सैनिक। न्यायिक में इसलिए छोड़ रहा हूँ कि न्यायिक पे थोड़ा सा डिस्कस करना है, तो वो कल करेंगे अपन, क्योंकि सर आ गए हैं आपके नेक्स्ट, तो इसलिए सैनिक में डिस्कशन वाली बात ही नहीं। सैनिक का मतलब ये देखो, तीनों सेना, राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है, पहली बात। तीनों सेनाओं के सेनापतियों की नियुक्ति करता है, सेकेंड बात। और युद्धकाल और शांतिकाल की घोषणा करता है, थर्ड पॉइंट। 3 पॉइंट है, सिंपल से हैं, वैसे समझ लो। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति, एक तो सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति, सेनापतियों की नियुक्ति, और शांतिकाल और युद्धकाल। अरे युद्ध होना हो तो युद्ध की घोषणा करता है, और युद्ध के बाद में शांतिकाल, जैसे अभी चल रहा है, तो शांतिकाल की घोषणा भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। सर तो कौन इसमें मजबूत है? देखो, इसमें यदि मंत्री परिषद कोई सलाह देती है, ठीक है, तो उसको रोकने का तो पावर वैसे ही राष्ट्रपति के पास, भले ही संसद फेवर में हो या नहीं हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और वो कब तक रोकेगा, ये भी अपने भी बात की, टाइम पीरियड ही नहीं है, कभी तक रोक सकते ठीक है ना। तो यदि क्लेश की स्थिति तो हो तो पावरफुल तो है ही, राष्ट्रपति। अभी भी है भाई। जैसे क्लेश आता है वहाँ पे राष्ट्रपति, भाई राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो किसी भी विधेयक को कब तक भी रोक सकता है, ठीक है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उसको मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर यदि पूरा वो भी होना, तो भी जो मंत्रिपरिषद की सलाह आएगी उसको काम करना पड़ेगा। तो मतलब इसमें भारी प्रधानमंत्री रहेगा, बिल्कुल, संसद और राज्यसभा, इसमें भारी मंत्रिपरिषद रहेगी। फिर ये बोलो आप, है ना। तो इसमें मतलब हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ज्यादा शक्तिशाली है संसद की, राष्ट्रपति की अपेक्षा। ये बोलो, राष्ट्रपति और संसद की अपेक्षा। संसद को तो ऐसे नहीं कर सकते कि जब अपन लिखेंगे ना तब इसकी आलोचना में कर सकते हैं कि मतलब हकीकत में यहाँ पे संसदीय व्यवस्था न होकर के हमको प्रधानमंत्री व्यवस्था नजर आती है, हाँ, संसदीय व्यवस्था भी ऐसे बोल सकते हैं थोड़ा सा उसका, जब इसकी आलोचना। लेकिन हकीकत में तो आप ये लिखोगे जो प्रधानमंत्री आया कहाँ से है, तो संसद सोचो तो सही, आया तो संसद से ही है ना, तो सर्वोच्चता तो संसद की होगी, जहां से आया उसी को अपन सर्वोच्च मानेंगे। लेकिन इसकी आलोचना अपन करें ना, जैसे अपन करेंगे संसद के मतलब धीरे धीरे संसद की शक्तियों में क्षीणता आती जा रही है, संसद कमजोर होती जा रही है, तो वहाँ पे अपन थोड़ा सा इसको ऐसे दर्शा सकते हैं संसद कमजोर क्यों हो रही है। क्योंकि संसद के जो काम क्या है, कानून बनाना था, कानून तो बाहर से बन के आ रहे हैं, संसद को तो केवल एक ठप्पा देने वाली एजेंसी बना दिया गया। भाई प्रधानमंत्री यदि पावरफुल होता है, मंत्रिपरिषद इतनी पावरफुल होती है, तो कानून संसद में बनते ही कहाँ है, वहाँ तो महज औपचारिकता पूरी होती है। कानून तो बाहर बन के आ रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो इच्छा है वो कानून में तब्दील हो रही है। वहाँ पे किसी के पास बहस का अधिकार नहीं है, जो चाह रहे हैं वो पारित होती है, तो संसद पंगु हो जाती है। संसद पंगु और संसद मजबूत कब होती है, जब गठबंधन टाइप की सरकार होती है, संसद जब पूर्ण बहुमत नहीं होता। हाँ, जब बहुमत पूर्ण नहीं होता या फिर बिल्कुल नजदीक होता है, तब संसद। और अगर स्पष्ट बहुमत है, जैसे मोदी जी की सरकार है, तो इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बहुत स्ट्रांग हो गया। और फिर इच्छा होती है वो पीएम के ऊपर भी डिपेंड करती है कि पीएम क्या चाहता है, पीएम क्या संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना कर रहा है। यदि पीएम संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना कर रही है तब तो संसद, क्योंकि संसद देखो हमारे यहाँ पे संसद आप ऐसे मत समझो, कार्यपालिका है मंत्रिपरिषद, अपन ने मंत्रिपरिषद को कहाँ पढ़ा, कार्यपालिका, विधायिका ये है। विधायिका और कार्यपालिका हमारे कोरिलेट है, क्योंकि कार्यपालिका का जो निर्माण है वो किससे हो रहा है, विधायिका से हो रहा है। तो जब निर्माण विधायिका से हो रहा है, केवल इतना ही फर्क है, ये मंत्रिपरिषद यहाँ बैठी है तो कार्यपालिका है, और यहाँ बैठी है तो सांसद है। ये यहाँ बैठते हैं तो ये कार्यपालिका में गिने जाते हैं, यहाँ बैठते हैं सांसद है तो वही ना। तो संसद के बाहर कानूनों का निर्माण होता है तब संसद। और आज स्थिति तो ऐसी है, आज गए तो आज स्थिति ऐसी है कि संसद अपना महत्व खोती जा रही है। तो आप उसमें बहुत सारे पॉइंट डाल सकते हो कि संसद की जो संसद की अवधि है वो कम होती जा रही है, बहस कम होती जा रही है, और वॉकआउट होता जा रहा है, विपक्ष का भी सहयोग नहीं रहता। तो जब ऐसी सारी कंडीशन पैदा होती है तब संसद एक मात्र क्या हो जाती है, एक कानून पारित करने, केवल कानूनों को पारित, और एक गिलोटिन जो अपन वहाँ पे संसद में पढ़ेंगे,
कि गिलोटिन आज बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है, तो इस वजह से संसद क्या होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। बाकी प्रधानमंत्री, आप राष्ट्रपति को पावरफुल नहीं बना सकते, तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन ही खराब हो गया अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो तो एक मतलब नाममात्र का प्रमुख है। अब आप उसको वास्तविक प्रमुख बना दो तो फिर वो तो ऑटोक्रेसी होगी ना। तो वो आप इस प्रकार से कर सकते। 3 पॉइंट लिख लो आप। सैनिक में है ना, सैनिक में पहला पॉइंट लिखो कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। पॉइंट्स में चल जाएगा काम। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। सेकंड पॉइंट लिखो तीनों सेनाओं के सेना प्रमुखों की नियुक्ति। तीनों सेनाओं के सेना प्रमुखों की नियुक्ति। और थर्ड लिखो शांति काल एवं युद्ध काल की घोषणा। शांति काल एवं युद्ध काल की घोषणा। ठीक है, अब 5 मिनट का अपन ब्रेक ले लेते हैं, फिर 5 मिनट में आप आ जाओ। ठीक है, फिर सर हैं तो आप सर क्लास लेंगे।